सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब कर रहे थे तकरीब से एहसास प्रोग्राम से। उन्होंने कहा कि वो बिला सूद कर्जे फराहम करेंगे पाकिस्तानियों को, और कुछ माल मवेशी भी तकसीम किए जा रहे थे एहसास प्रोग्राम के तहत। ये आज की एक तकरीब थी और ये वो विजन था जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपको याद होगा जब नए आए तो उन्होंने मुर्गियाँ बांटने, अंडे तकसीम करने, फिर मवेशी तकसीम करने की पूरा एक प्लानिंग उन्होंने दी थी। लेकिन बहरहाल वो 1.5 साल गुजर गया, उस प्लानिंग पर वो अमल हुआ, मुर्गियों का क्या हुआ, मईशत का क्या हुआ, वो आपके सामने ही है। लेकिन मामला ये है कि क्या इससे मईशत की बेहतरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये एक लंबी बहस और डिबेट चल रही है क्योंकि ये प्रोग्राम अभी तक फ़ाल ही नहीं हुआ। अगर फ़ाल होगा तो फिर उसके बाद नताइज आएंगे तो हम जजमेंटल हो सकेंगे कि क्या है। लेकिन पूरी दुनिया में इस किस्म के मॉड्यूल जो हैं वो अभी तक कामयाब हुए या नहीं हुए, ये भी अब आपके सामने है। लेकिन इस सारे अमल में जब हुकूमत कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, तो अपोजिशन का रोल बहुत बढ़ जाता है। क्या इस वक्त अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, या सिर्फ अपोजिशन को बार बार जब इकट्ठा होना होता है तो वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के खात्मे के लिए और अलग अलग एजेंडे पर इकट्ठे होते हुए नज़र आती है? तो इससे क्या हुकूमत को कोई ख़तरा लाहक होता है, या हुकूमत को कोई प्रेशर भी होता है अवामी इशूज़ के हवाले से, या नहीं होता है? हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इसमें नून के रहनुमा राना अरशद साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। ये मुर्गियों का, भैंसों का ये सारा अमल है, ये सूबाई हुकूमतों के बहरहाल, बल्कि ये मेरा ख्याल है ज़ली हुकूमतों तक काम होने चाहिए। ठीक है कि उससे एक माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक जो है उन दोनों को मदद मिल सके। लेकिन ये वज़ीर आज़म अपने विजन के तहत ये इस तरह के काम कर रहे हैं। सर, लंगर खाने आप कायम कर रहे हैं और कारखाने बंद कर रहे हैं, ऐसे मुल्क कैसे माशी तौर पर ऊपर आए? दरअसल भाई, पहले तो माजरत, मैंने स्टूडियो आना था, मीटिंग में से मैं लेट हो गया। अच्छा, गुजारिश दरअसल भाई ये है कि बिल्कुल आप मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी है जो बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली ये पब्लिक का इशू है और हम जो सियासतदान हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उन्होंने ही आवाम के लिए पॉलिसी बनानी होती हैं। और ख़ास तौर पर उन हालात में जब तहरीक इंसाफ की, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख में आज तक हुकूमत में नहीं रही, तो जब है तो आते ही उसको ये पता चलता है कि हमें तो सिर्फ हमने कर्जे उतारने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। 32,000 अरब का कर्जा हमने उतारना है, हमने लोगों को तनख्वाहें देनी है, इदारे तबाह बर्बाद हैं। तो उसमें आप मुझे बताइए कि दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसी हुकूमत बता दें, ऐसा मुल्क बता दें, ऐसा वज़ीर। शौकत बसरा साहब से मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। कर्ज़े उतारने वाला मामला है कि आपकी हुकूमत में मज़ीद कर्ज आ गए हैं, हम बात करेंगे जब वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। राना अरशद साहब, अब ये हुकूमत कहती है उनके पास एक कर्ज़ों का पहाड़ था, एक बोझ था जो आपने सब्सिडी की बुनियाद पर धड़ाधड़ चीज़ें कर दी और उसके बाद ख़जाना खाली करके और ये हालत आपने कर दी है। लेकिन उसके बाद अब अगर 1.5 साल से ये हुकूमत है तो आपके अपोजिशन की जिम्मेदारी, और आपकी तो जमात अपोजिशन लीडर के तौर पर हैं, लेकिन वो अपने ही मामलात नहीं निपटा सके तो अवामी इशू के लिए कैसे वो बाहर निकलेंगे? जी, मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके फ़हम फ़रासत पर आपको दाद देता हूँ कि आप अवामी इश्यूज़ को टेकअप करते हैं। ये बोल टीवी का मैं समझता हूँ एक क्रेडिट है। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज जो बसरा साहब ने ख़ुद कहा कि गवर्नमेंट ने ही पॉलिसीज़ को मेंटेन करना होता है और बनाना होता है और आवाम को फैसिलिटेट करना होता है जी। मेरा मौक़िफ़ भी यही है कि जो खान साहब ने 26 जुलाई 2018 को स्पीच की और जो आज स्पीच की, वो कहते हैं कि हम हर माह 80,000 लोगों को सूद के बगैर कर्जे देंगे। भाई, आप कर्जे देंगे लेकिन कर्जे ज़रूर आप दें,
और सूद के बगैर आप आवाम को देंगे तो जो प्रॉफिट होगा, जो उसके अखराजात होंगे, वो कौन अफोर्ड करेगा। और फिर बात होती है कर्ज़ों की कि 5 साल मुस्लिम लीग, 5 साल पीपल्स पार्टी जी, 24,000 अरब कर्जे आए। तो मुदस्सिर इकबाल साहब, इनके लगाए हुए स्टेट बैंक के गवर्नर का कल का पैगाम, पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान की बरामदात इस हद तक कम हो गई हैं कि वो अफ़गानिस्तान और वो यमन के बराबर हो गई हैं। अब ऐसे मुल्क नहीं चलता। ये इनके लाए हुए उस मेन फिगर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर डॉक्टर रज़ा बाकर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, शब्बर ज़ैदी साहब जो हैं वो छोड़कर चले जाएंगे, और पिछली छमाही की जो टैक्स कलेक्शन 32,031 अरब हुई और बादशाह सलामत के अखराजात 4226 अरब हैं। मुदस्सिर साहब, जब अखराजात और इनकम का कंपैरिजन इस तरह होगा तो फिर मैं अर्ज़ करूंगा कि फिर वाकई महंगाई बढ़ेगी। फिर डॉलर भी 110 रुपये से 156 और 165 रुपये तक जाएगा। लेकिन खुद ही खान साहब कहते थे कि हम अवाम को फैसिलिटेट करना चाहते। 1 साल हो गया, मुर्गे देंगे, अंडे देंगे, कट्टे देंगे, भाई उन स्कीमों का रिजल्ट क्या है? आज बिला सूद कर्जे देने की नौबत क्यों आई? फिर खान साहब कह रहे थे कि अमीर और गरीब के लिए निसाब एजुकेशन एक करेंगे। खान साहब, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप पॉलिसी बयान दें, कैबिनेट से अप्रूवल लें, पार्लियामेंट में भेजना है तो भेज दें, अदरवाइज तो आपके पास ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंसी मौजूद है, आप ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं एक निसाब के लिए। गुजारिश ये है, करना कुछ नहीं, कहते जाना है, तकरीरें करते जाना है। और खान साहब को वो मैं इसमें थोड़ा राना साहब मैं थोड़ी सी तस्दीक करें। देखिए, हम जितना हुकूमत पर तनकीद आप करेंगे, हमारा भी सवाल करना हमारा भी हक है, आपका भी हक है, तनकीद करना हमारा भी हक है, क्योंकि जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन जो कुछ हकायक हैं वो भी बयान किया जाने चाहिए, ज़रूरी हैं। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 7 करोड़ जो है वो तकरीबन 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। ये भी एक खबर है, ये भी एक अच्छी खबर है कि ये ज़र मुबादला के ज़खायर हुए हैं। लेकिन उसके पैरेलल क्यों? क्योंकि आपने दरामदात जो हैं वो बिल्कुल रोकी हुई हैं। ये भी चीज़ें, मैं बसरा साहब से दोबारा से हमारा रब्ता हुआ है। बसरा साहब, एक तो आप बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा हम बात कर रहे थे कि ये जब 1.5 साल से, बल्कि 1.5 साल से अब तो ज़्यादा अरसा हो गया, अब इसमें अभी तक ट्रैक पर नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम माजी के कर्जे उतारे, आप माजी के कर्जे उतारते उतारते बसरा साहब आप तो मजीद कर्जों के बोझ में भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मेरा एक फिक्र मुकम्मल होने देते, लाइक करनी थी। मैंने अब कहा था मुदस्सिर भाई, मुझे दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत ढूंढ के दें कि जहां पर आप आए हों और हुकूमत भी आपने एक दिन ना की हो उस मुल्क के अंदर, और वहां पे आपको ये पता चले कि तमाम इदारे तबाह बर्बाद हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, 32,000 अरब का कर्जा है, और जिन लोगों की वजह से ही हुआ वो खुद अरबपति और खरबपति बन गए हों। अभी राना अरशद तो माशाल्लाह इनकी हिम्मत है, वैसे मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि यही ये बातें कर सकते हैं, यही जैसे लोग बातें कर सकते हैं। तो भाई मुझे बताओ, कौन सी गीदड़ सिंगी है जिससे पाकिस्तान की आवाम गरीब हो गई, गरीब से गरीबतर हो गई, और आप किस तरह अमीर हो गए? अब हमारी जिम्मेदारी, बिल्कुल हम हुकूमत है, कोई इफ एंड बट नहीं है। देखिए, हमने बिल्कुल कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया तो उसमें से 10% वापस भी किए। ये जो भी बात कर रहे थे ना कट्टे की, मुर्गी की, और असल में इनको निपटाना है किसानों से, पाकिस्तान के जिम्मेदारों से, पाकिस्तान की ज़राअत से, क्योंकि ये बिजनेस माफिया है, कमीशन माफिया है। ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर जो ज़राअत का काम है वो मुकम्मल बंद हो जाए। देखिए, अगर हमने ये आइडिया दिया है, अगर हम ये चीजें लॉन्च कर रहे हैं तो किन के लिए कर रहे हैं मेरे भाई? सिर्फ पाकिस्तान लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या मुझे बताएं, 70 साल में अगर आपने सिर्फ कर्जे लिए, फाके लिए, धमाके लिए, तो 15 महीने में हमारी हुकूमत क्या गीदड़ सिंगी सुंघा दे और वो रिजल्ट भी रातों रात आ जाए? हमें नहीं कहें कि आपने 4 बारियां ली हैं। हमारा मंशूर, हमारा विजन, हमारी सोच चल रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, एक आपकी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल सर्विस जो है, मूडीज के ले लें, किसी के ले लें, वो क्या बता रहे हैं इंडिकेटर। सो इनको अब परेशानी ये है कि अगर हुकूमत इस तरह चलती रही,
साल 1.5 साल के अंदर, और चूंकि इनके पास सिर्फ चूरन बेचने की इकोनॉमी है और महंगाई है। लेकिन बसर साहब यहाँ सवाल ये है कि ये तमाम तर चीजें जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आम आदमी के लिए तो बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल उससे ज्यादा महंगा हो गया, आटा वो 70 से अब वापस आ रहा है, चीनी जो 55 थी वो 80 तक चली गई है। तो ये तो एक आम आदमी के लिए मोडीज की रिपोर्ट जो आपकी एक इकोनॉमी का आउटलुक है उसको बेहतर जरूर बता रही है कि ये चीजें हैं, लेकिन आम आदमी तक तो वो चीजें हैं, वो फवायद वो तो पहुंच ही नहीं रहे। दरअसल मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये कौमत पे वक्त आता है। हमें भी जो मैंने अभी बातें कही हैं कि अगर इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फायदा उसको उसी वक्त ही होगा जब जिस आम आदमी की आप बात कर रहे हैं। मेरा तल्लक भी बहुत एक साउथ पंजाब के पसमानदा जिला से है, हरुणाबाद थोड़ा जाते रहते हैं, मुझे पता है वहां परेशानी में है, उनको अभी तक उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है, बल्कि महंगाई में खुद आपके प्रोग्राम में मान रहा हूँ बढ़ी है। अब हमारी कामयाबी यही है कि जब हम सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, वसाइल को बढ़ाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, हमारे चैलेंज है ये, उसके लिए हम लगे हुए हैं और हमें एहसास है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल एक नक्शे पे है, बोर्ड पे है, लेकिन अभी तक नीचे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, नीचे उनके असरात नहीं आ पा, इट विल टेक सम टाइम, बट मुझे खुदा पे यकीन है कि जब आपका नीयत साफ हो, जब आपने खांचे ना लगाने हो, जब आपने अरबों खरबों की जायदादें ना बनानी हो, जब आपने मुल्क से भागना ना हो, जब आप सही है, बिल्कुल सही है, जब ये चीजें ना करनी हो तो फिर होती हैं। लेकिन ये जरूरी है कि चीनी और आटा माफिया के वज़ीर आज़म खुद कहें कि हमारी उसमें नेग्लिजेंसी है, तो फिर उन जिम्मेदारों को सामने आना चाहिए। मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो जिम्मेदारी अपोजिशन की है उस पर बात कर लें। क्या अपोजिशन की जिम्मेदारी में कोई अपोजिशन लीडर वापस आएंगे या अपने खानदानी मामलात ही फिलहाल हल किए जाएंगे? क्योंकि अपोजिशन लीडर सबसे मजबूत इंसान एक वज़ीर आज़म के बाद होता है राना साहब, और वो तो वहां पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर पूरी अपोजिशन स्कैटर्ड है, बस वो वहीं पर ही रहेंगे या यहाँ पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी कुछ करेंगे? मुदस्सिर इकबाल साहब, मियाँ शबाशी साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो खुशी से तो नहीं गए अपने बड़े भाई की इलाज के लिए, आपकी ऑनरेबल अदालत ने उनको परमिशन गई और शबाज साहब की ही एप्लीकेशन सबमिट थी, उस पर एक डिसीजन हुआ। और मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि सरसद हॉस्पिटल की वो तमाम रिपोर्ट्स, वो डॉक्टर्स का जो मेडिकल बोर्ड था उसकी रिकमेंडेशन, और आज भी जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, डॉक्टर अदनान साहब बिल्कुल पूरी जो बोर्ड है, मीडिया बोर्ड है, उनसे ऑन बोर्ड है। और आज 4 बजे का टाइम था, तो वो तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो और डॉक्टर अदनान राना साहब, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, उनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, वो तवाना होकर वापस आ जाए। मैं मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सर बात कर रहा हूँ। मैं वही जी मुदस्सिर भाई, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर 24 को गालबन मियाँ साहब ऑपरेट उनका डॉक्टर्स कर रहे हैं, और ऑपरेट करेंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे, और वो अपना किरदार वहाँ पर बैठकर भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी मीटिंग्स, और उसके बाद आप देखें हर इश्यूज़ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं। महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत पर जो पिछले हफ्ते हमने असम्बली के अंदर एहतजाज किया था, असम्बली के बाहर हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की बातें हो रही हैं, अब हुकूमत के खिलाफ आप इकट्ठे हो रहे हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF। मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर साहब, बिल्कुल जो बिलावल साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे भाई हैं, बिल्कुल अयाज सादक साहब हमारा डेलीगेशन उनसे मिला है, और हम बिल्कुल उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह आते ही हमारी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का प्रोग्राम है, जो मौजूदा हालात है, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस पर, और जो आटा और चीनी माफिया है। खान साहब खुद आकर लाहौर में कहते हैं कि हाँ वाकई हमारी हमसे गलती कोताही हुई, और फिर वो कहते हैं कि हम माफियाज को जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं हम तहकीकात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पिछले हफ्ते इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार साहब जो है वो इसमें मुलव्वस नहीं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ खान साहब, आप तहकीकाती रिपोर्ट तो आने देते, और अगर तहकीकात रिपोर्ट से पहले ही आप उनको
क्लीन चिट दे रहे हैं तो फिर दाल में कुछ काला है। आज गन्ना वाफर रोडों पर खड़ा है, मेरे शाहकोट, सांगला हिल, वारबड़न के रोडों पर, और गन्ना इतना है कि वो 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। तो फिर चीनी महंगी क्यों? ये बिल्कुल सही है। गंदम मौजूद है तो अच्छा, ये मामला अभी राना साहब, ये आप देखें, आपका भी ताल्लुक ऐसे जमीन से है, शेखुपुरा के इलाके से, जहां आपको भी बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि ये जो शुगर मिल्स हैं, माफियाज हैं, ये आज से नहीं है, ये साल से हैं। मैं भी पंजाब को बड़े अच्छी तरह से जानता हूं, और बसरा साहब के भी इलाके में गन्ना बहुत होता है, तो वो भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर भी क्या सीन है। लेकिन एक मामला ये कि जिम्मेदारी किसकी है, ये असल चीज है। तो शौकत बसरा साहब, जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं हो रहा है कि आटा जो है वो वापस अपनी जगह पर आ गया है, सारी चीजें भी हो गई हैं, सब कुछ है, वो जिम्मेदारों को क्यों छुपा लिया? बसरा साहब देखिए, मैं फिर आपको बात कहूं कि आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले खुद एक्शन लिया, FIA उसको प्रोब कर रही है। इवन जो उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश की, प्राइम मिनिस्टर ने उनको टर्न डाउन कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कम्प्रीहेंसिव और मुकम्मल चीजों को ऑन बोर्ड करें, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि बिल्कुल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, खा वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, खा हमारे पार्टी का हिस्सा है, खा वो मिनिस्टर है, या रेस्ट श्योर रखें आप कि चीजें जब सामने आएंगी, मीडिया में पब्लिक की जाएंगी। देखिए, ये बात तो हकीकत है, मामला हो या आटे वाला मामला, ये मिसमैनेज हुआ, और जाहिर है कि मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, तो जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, हम हुकूमत में, और हमारी ये जिम्मेदारी थी कि ये मिसमैनेज ना हो। अब इसको हमने टेकअप किया है, इसके रिजल्ट आ लेने दे। आप देख लीजिए कि जब चीजों को सीरियसली टेकअप किया गया, आटे का बहरान भी खत्म हो गया। अभी आप देखें कि जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, जो जखीरा अंदोज हैं, जिनको माफियाज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है और उनके छापे पड़ रहे हैं, चीजें रिकवर हो रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसके रिजल्ट, हमारा एक ज़राई मुल्क है, अगर उस मुल्क के अंदर भी चीनी की कमी हो जाए या वो चीजें महंगी हो जाए या आटे की कमी हो जाए, तो ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अर्ज करूं कि चीजें पाकिस्तान में, मैं फिर कहूं कि जब 70 साल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने किए गए, अपनी एम्पायर खड़ी की गई, माफियाज हर जगह पे बैठे हुए हैं। मुदस्सर, मैं आपको, अभी मेरा एक इशू चल रहा है, मैं जाएगा उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको मंडे को बहुत बड़ी खबर दूंगा। यहाँ पे जगह जगह पे, हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, दूसरे मामलात के अंदर, सियासतदानों के अंदर, हर जगह पे माफियाज हैं। अब उस माफिया को जब तोड़ा है, जब उनके खिलाफ ऐलान जंग किया है, तो ये उसके रिजल्ट हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह रिएक्शन आ रहा है, सही हर तरफ से। अच्छा, एक रिएक्शन और आपसे, क्योंकि वक्त भी आगे तेजी के साथ चल रहा है, एक रिएक्शन और है कि आप ओपोजिशन के दोबारा से इकट्ठे होने के मामलात हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, इस रिएक्शन से तो अब हुकूमत को खौफ आ रहा है। बसरा साहब, शौकत बसरा साहब से हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ये क्या मकसद क्या होगी, ये अब दोबारा से इकट्ठे होना? पहले भी कहा जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, राना साहब आपकी जमात हो या पीपल्स पार्टी, उन्होंने एंड टाइम पर धोखा दे दिया। वो बेचारे खड़े थे वोट की तकद्दुस के लिए जिसकी आप बात करते हैं, और आप लोग थे ही नहीं उनके साथ। अब फिर उनके साथ ऐसा ही कुछ करने का प्लान? मुदस्सिर इकबाल साहब जी, मैं सर गुजारिश करना चाहता हूँ, मौलाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। रहबर कमेटी के जो डिसीजन हैं उन पर सब ने अमल करना होता है, क्योंकि मौलाना साहब ने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन हम उनके साथ रहे। मियाँ शबाशी साहब उनके धरने में गए, जब उनका धरना लाहौर में आया हमने खुद वेलकम किया और हम शामिल रहे। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, हम मौलाना साहब को कह रहे थे कि चंद दिन डिले कर लें, तो अगर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ डेट अनाउंस करते तो उसका जो था इम्पैक्ट वो ज़रा और होना था। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम मना रहे हैं, और इंशाअल्लाह उनके साथ मिलकर जो नेक्स्ट मंथ मार्च में होगा, हमने मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है, हम डिवीज़न लेवल पर बड़े वर्कर कन्वेंशन करने लगे हैं। हमने रावलपिंडी डिवीज़न का, गुजरांवाल डिवीज़न का और बहावलपुर डिवीज़न का अल्हम्दुलिल्लाह हम शेड्यूल बना रहे हैं। और तो सर ये तो सिर्फ आपकी जमात को मुतहर्रिक कर सकता है, हुकूमत पर तो कोई प्रेशर नहीं, आपके वर्कर्स कन्वेंशन से होगा। नहीं मुदस्सिर भाई, हमारा जो वर्कर कन्वेंशन का मतलब होगा वो यही है
कि जो आज चने की दाल यूटिलिटी स्टोर में 167 रुपए की है, 31 मई 2018 को यही 65 रुपए किलो की थी। चीनी 48 रुपए थी, आज 90 रुपए किलो हो चुकी है। यूरिया की बोरी 1300 रुपए की थी, आज 2000 की हो चुकी है। बिजली, गैस और एलपीजी जो इजाफा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये खुद हुकूमत की बैड गवर्नेंस है। और कल जो फवाद चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था, बयान उनका था खुद, वो कहते थे कि अगर मैं इमरान खान साहब की जगह पे होता तो मैं आटा चीनी माफिया पर सूबाई गवर्नमेंट्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट्स को मुअत्तल कर देता। ये कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है। और फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब जो हैं आज भी वो जैसे फॉर्न फंडिंग केस में भाग रहे हैं, उसी तरह बीआरटी पिशावर से भाग रहे हैं। जब ऑनरेबल कोर्ट पिशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की है, हम अलग से बहरहाल डिस्कस करेंगे किसी दिन बैठ के जरूर कि ये होना चाहिए, क्या है क्या नहीं। मैं शौकत बसर साहब से राब्ता हुआ है, तो हैं मुदस्सर साहब, बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। हम तो चाहेंगे इस पर पूरे प्रोग्राम करें ना। और हम कहते हैं कि मेडिसिन सस्ती की जाए, सही सब्जियां सस्ती की जाए। आज भी लाहौर के अंदर अदरक जो है वो 450 रुपए किलो का रेट है आज का। आज भी जो थोम है उसका 400 रुपए किलो का रेट है। तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कहां पे खड़ी है, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां पे हैं, और ऑफिसर वही हैं जो हमारे दौर में थे। ऑफिसर कंपिटेंट हैं, लेकिन काम करने वाला को माइंडसेट भी तो होना चाहिए। वो सिर्फ कहते हैं, ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो गायें भैंसे लोगों को एक जगह पे दे रहे थे, हमने तहसील लेवल पर 2017-2018 हमने फंक्शन करके कंप्यूटराइज्ड उनको लिस्टें बनाकर हमने बेवा को ये भैंसे और गायें दी थी। लेकिन हम पुराना प्रोजेक्ट है, हमें याद है कि ब्रिगेडियर वजीर आला उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, उसी प्रोजेक्ट की आगे एक लंबी और बड़ी कह सकते हैं कि वो तवज्जो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा, शौकत बसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान को FATF में क्या कामयाबी मिल रही है। ब्रेक के बाद जाएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं हम। और अब हम बात करेंगे, इस वक्त 200 से ज़ायद दिन गुजर चुके और आज का जुम्मे का रोज़ भी कश्मीरियों के लिए दर्दनाक और कर्बनाक रहा कि आज भी वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए उन्हें इजाज़त नहीं मिल पाई और अभी तक कर्फ्यू कश्मीर के अंदर 80 से 90 लाख कश्मीरियों पर कायम है, लेकिन दुनिया खामोश है। अब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी जर्मन TV को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है भारतीय हुकूमत से, क्योंकि जिस किस्म की ये हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद पसंदाना और हिंदुत्व के ऊपर वो कायम है और इससे मुज़ाकरात करना भी अब मुमकिन नहीं रहा। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। सर 200 दिन कश्मीर पर जुल्म होते हुए, ये दिन कश्मीर के बदल सकते हैं या ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर बदल सकते हैं तो कोई बदल सकता भी है इसे? देखें मुदस्सर, ये एक नहायत ही अफसोसनाक बात है कि 200 से ज़्यादा जो है दिन गुजर गए हैं। जिस तरीके से 80 से 90 लाख कश्मीरियों को नज़रबंद किया हुआ है, लॉकडाउन किया हुआ है, दुनिया से कट ऑफ किया हुआ है, ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। उनके कारोबार तबाह कर दिए हैं। और सबसे बड़ा अफसोस यह है कि जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हो या अमेरिका हो या हमारे इवन मुसलमान मुल्क हों, मुझे हैरानी है कि वो किस तरीके से उनका ज़मीर क्या इस बात की ज़्यादा देर है, क्या इंसानियत दुनिया से ख़त्म हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है मिस्टर ट्रंप, वो इंडिया आ रहे हैं। मतलब है इंडिया आने का मतलब ये है कि वो इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि आपने जो कुछ किया ठीक किया है। या तो वो इंडिया को मजबूर करते हैं कि कम से कम मेरे आने से पहले कश्मीर में लॉकअप ख़त्म कर दें, कश्मीर के लीडर्स को जो आपने अरेस्ट किया हुआ नेसेसरी उनको छोड़ दें, जो जवान लड़कों को आपने अरेस्ट किया उनको छोड़ें, ताकि आई शुड हैव सम फेस टू गो टू अमेरिका। दिस शोज़ कि अमेरिकन्स आर विद देम। ये अमेरिका, इज़राइल और इंडिया का नेक्सस है। जैसे वो पैलेस्टाइन में
इसराइल कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बर्बियत कर रहा है वहाँ पर वह फ़लस्तीनियों के साथ। एग्जैक्टली उसी तरीके से इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने, जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का वो एक कमांडर है RSF विंग का जी, वो उसी तरीके से कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। ना कश्मीरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर उसके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आए और NRC जो लेकर आए हैं, जिसकी वजह से पूरी कश्मीर इंडिया में आग लग गई है। उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, उसमें तमाम मॉडरेट हिंदूज़, उसके बाद सिख, क्रिश्चियंस और बाकी जो कम्युनिटी हैं उनकी लो कास्ट की हिंदू, वो सब शामिल हैं। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट उसको कोई नरेंद्र मोदी को असर नहीं हो रहा, इसलिए कि दुनिया उसको साथ दे रही है। यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर बिगड़ से है कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से तो अपनी कोशिश कर रहा है, सलामती कौंसिल में भी मामला गया, P5 ममालिक भी बात भी कर रहे हैं, कुछ मुखालिफत भी की है, लेकिन इसके बावजूद इस पर असर नहीं हो रहा। हम अब जंग तो नहीं कर सकते हैं इंडिया से, तो फिर क्या किया जाए? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान को बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बातें भी की, वर्ल्ड फोरम पे जाके बात की। द इशू इज़ हमें अभी फॉलोअप करने की ज़रूरत है। हमारा फॉरेन ऑफिस उस तरह नहीं किरदार अदा कर रहा जो करना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को मैंने नहीं देखा कि वो 15 जो मुल्क हैं उन मुल्कों के उन्होंने विज़िट किए हैं, जो मैटर करते हैं उनसे जाके बात की है, कि आपने जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे उनसे बात नहीं की है। फ्रांस ने 2 दफ़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है। क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ जाकर उन लीडरशिप से बात की है? पाकिस्तान का कश्मीर का नुक्ता नज़र उनको बताया, वो भी नहीं बता सके हैं। अमेरिका उनको आगे कर देता है, ज़ाहिर है उसको अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के लिए, तो यहाँ भी हमें करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें जो इंडिया ने सोचा था कि पाकिस्तान का रिएक्शन दोगे, हमने वही किया, उससे ज़्यादा कोई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करेंगे, यूनाइटेड नेशन जाएंगे, शोर मचाएंगे, सब कुछ कर लिया। क्या हमने इंडिया से अपनी तजारत बंद की? क्या हमने इंडिया की कमर्शियल फ़्लाइट्स बंद की? क्या हमने इंडिया को इस तरह से रिलाइज कराया, उनको नुकसान पहुंचाया? नमक तक तो हमने अभी तक एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया इंडिया को, जो पाकिस्तान से लेता है अपना मेड इन इंडिया लगाता है और दुनिया में बेच रहा है। तो हम कहीं ना कहीं तो बताएं दुनिया को कि जी हम भी आर वेरी सीरियस। प्रेशर जो है बगेड़ी साहब वो डेवलप होना चाहिए था उसमें शायद हम बहुत पीछे रहे हैं कि पाकिस्तान जो कर सकता था वो नहीं कर रहा था। बगेड़ी साहब हमारे साथ ही रहेगा, FATF के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आप कश्मीर की बात हो रही है तो जहां पाकिस्तानी हैं, जहां पर आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हैं, वो यकजहती का दामन नहीं छोड़ रहे हैं हर तरह से उनके साथ। इस वक्त भी एक तकरीब आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने ये बाग़ यकजहती कश्मीर का इफ्तिताह किया मुज़फ़्फ़राबाद में। उसकी सूरत हाल बशारत मुग़ल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत, इस बाग की क्या अहमियत है जो आज इफ्तिताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से? जी बिल्कुल, मुज़फ़्फ़राबाद में उस बाग के अंदर मौजूद हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की एक ख्वाहिश थी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर के अंदर गार्डन है उसकी तर्ज का आज़ाद कश्मीर में एक खूबसूरत गार्डन बनाया जाए। महकमा ज़राअत आज़ाद कश्मीर को हदायत जारी की गई और उन्होंने अपनी पूरी काविश से इस बाग को, इस वक्त आज इसकी ओपनिंग हुई, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह किया, बाग का मुख्तलिफ़ जगहों का चक्कर भी लगाया। और उसके बाद इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जनाब वज़ीर-ए-आज़म आपका शुक्रिया। यहाँ 20,000 ट्यूबलाइट लगाए गए हैं और 11 इकसाम के ये फूल हैं, तो इसके पीछे क्या दर्द है आपका, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैंने आपसे कहा ना कि मेरा अगर जिस्म इधर है तो मेरी रूह उस तरफ है। जिस औरत की शिकम से मैंने जन्म लिया उसका घर उस तरफ है। तो मुझे इसके साथ ख़ास मेरी एक दिलचस्पी है इसके साथ। मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी होगी, मैं नहीं कहता मैं अपने आप को समझता हूँ शायद मुझ में बाकियों से दर्द ज़्यादा है इसका। तो ये उसकी अलामत है। इंशाल्लाह लोगों को भी फ़ायदा होगा, मुल्क भी खूबसूरत लगेगा और उसके साथ जो ताल्लुक़ है ना वो रोज़ हमें इधर आएंगे। तो अब जब आप यहाँ पर जो आएगा ना उसको वो याद आएगा, वो उसको मुज़फ़्फ़राबाद याद नहीं आएगा, उसको कश्मीर याद आएगा, वादी आएगी। ये अलामत है उनको ये बताने के लिए कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आज भी आपके साथ, और एक दिन हमने उस तरफ आना है। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, बस ये पैगाम। जी बात हुई वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान से, जिनका कहना है कि ये बाग मकबूजा कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर का गार्डन है उसकी मुज़फ़्फ़राबाद से हमारे नुमाइंदे। बशारत, आपका बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत बाग का इफ्तिताह के जम्मू और
मुजफ्फराबाद के लोग उसी दर्द को महसूस करें जिस किस्म का एक बड़ा पूरी दुनिया ने ये बाग देखा हुआ है जो जम्मू के अंदर है, और इसका असर बहरहाल कश्मीरियों पर बहुत ज़्यादा है। हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे बगड़ी साहब FATF के मामले के हवाले से। आज का बड़ा अहम दिन है कि एक तो बड़ा क्लियर हो गया, भारत को इस मामले में बड़ी सुबकी हुई कि वो चाहता था पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना, लेकिन पाकिस्तान अपने इकदाम के हवाले से FATF के उस मामले से निकल आया और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। तो इसमें तो बहरहाल हम कहेंगे कि पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है, बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में किया है। ये जो हमारी दहशतगर्द तंजीमें थी, एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें थी, उनको कंट्रोल किया है। जो उनके स्टेप्स थे उसमें 19 पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने मनोन अज़न कर ली, अमल भी किया है। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिसके ऊपर और तरक्की हो रही है। जो आई पर्सनल फील के ये FATF की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी पाकिस्तान से सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड मीन्स के वो पाकिस्तान को मोस्ट लाइकली दोबारा ग्रे लिस्ट में रखेंगे। एंड इट डजंट मैटर, ग्रे लिस्ट इज जस्ट लाइक अ वाइट लिस्ट, कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी हुआ, ये रूटीन है, कोई हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वी हैव टू कीप टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स। नेक्स्ट 4 महीने 6 महीने के बाद जब मीटिंग होती है, अगेन वी हैव टू शो प्रोग्रेस एंड इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट कि आपने प्रोविंसेस में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करनी है, ब्लैक मनी, ये जो है ट्रांसफ़र, इकोनॉमिक टेररिज्म है, इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, बाहर से जो पैसा आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम कैसे करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हमने ये बातों को करना है। वर्ल्ड मूड इज़ इन पाकिस्तान फेवर, अमेरिका इज़ इन पाकिस्तान फेवर, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है, नहायत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सब ने ओपनली उसको इनकार किया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। चाइना, रशिया, टर्की, मलेशिया, अमेरिका, दे ऑल सपोर्टिंग है। तो आई थिंक बड़े पॉजिटिव वाइब्स हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें रुकना नहीं चाहिए। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू शो प्रोग्रेस, एंड आई एम श्योर कि आप देखेंगे कि अगले 4 से 6 महीने में हम इस लिस्ट से भी निकल जाएंगे। सो वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग हार्ड और इट्स अ पॉजिटिव स्टेप्स। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक बड़ा अहम दिन है, मादरी ज़बानों का आलमी दिन। मादरी ज़बानों है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ जो जिस ज़बान में भी बात कर रहे थे, मादरी ज़बान उसके इजहार का सबसे मजबूत ज़रिया होता है, यही हम देखते हैं। और अगर हम आज बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में 20 ज़बानें हैं जो बड़ी हैं, छोटी हैं, वो सारी की सारी वो बोली जा रही होती हैं। अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़बानें हैं। मैं ख़ुद अगर हम बात करें तो पंजाबी ज़बान मेरी मादरी ज़बान है, लेकिन हम राब्ते के लिए उर्दू ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान ही उर्दू है। तो हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ उर्दू ज़बान के माहिर डॉक्टर शादाब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर अगर हम बात करें तो उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है सर? मादरी ज़बानों के आलमी दिन के मौके पर बोल चैनल काबिल मुबारकबाद है कि उसने आलमी दिन को याद रखा। और जब हम मादरी ज़बानों के साथ उर्दू की बात करते हैं तो पहले एक बात ये जहन में रखने की है कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैरूनी ज़बानों के ज़रिए इक़्तिदार पर गिरफ्त रखी गई है। ये जो इक़्तिदार पर गिरफ्त की बात जब हम करते हैं तो संस्कृत की बात करते हैं जो मकामी ज़बान नहीं है, हम फ़ारसी की बात करते हैं जो मकामी ज़बान नहीं है, हम जब बात करते हैं अंग्रेज़ी की तो मकामी ज़बान नहीं है। इत्तेफाक ये है कि उर्दू जो है वो मकामी ज़बान है। ज़बानें जो हैं मसादिर से पहचानी जाती हैं और उर्दू के 100% मसादिर मकामी हैं। और उसकी मिसाल ये है कि अहद आलमगीरी में ये जो फ़ारसी का बयानिया था जो जब कमज़ोर पड़ने लगा तो ज़रूरत इस बात की पेश आने लगी
कि ये जो हिंदवी उर्दू है और जिसे हम जो है हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो अब इसे समझाने के लिए गैर मुल्कियों के लिए एक तदरीसी लुगत तैयार हुआ। उस तदरीसी लुगत का नाम अजाइबुल क्या था। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि मादरी ज़बान के मुल्क के बयानिए के अंदर जो है वो क्या अहमियत होती है? जब हम मादरी ज़बान की बात करते हैं तो दरअसल सकाफ़त की बात करते हैं। अच्छा, ये जो सकाफ़तें हैं, एक तहज़ीब हो सकती है और उसमें कई सकाफ़तें हो सकती हैं और उन सकाफ़तों का चेहरा ज़बानें हो सकती हैं। तो ये जो ज़बानों का मामला है, जब हम ये बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर एक ख़ित्ता है और उसके अंदर कई ज़बानें हैं तो उसके लिए, उस खित्ते के लिए कोई मरकज़ी ज़बान की भी ज़रूरत पेश आएगी, वरना ये जो सकाफ़तें हैं आपस में जुड़ेंगी कैसे? तो ये काम जो है डॉक्टर साहब, मैं वक्त में मुझे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि मीडिया मादरी ज़बानों के फ़रोग में क्या किरदार अदा कर सकता है? भाई, मीडिया तो बिल्कुल कर सकता है और कर ही रहा है, लेकिन एक बात जहन में सोचने की है कि मीडिया के जो 4 प्रीएम्बल्स हैं, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन और टू सर्वेलेंस, तो इस जगह सर्वेलेंस नहीं है। अगर सर्वेलेंस हो जाए तो पाकिस्तानी नैरेटिव जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा और टू सर्वेलेंस जैसा कि आपका CNN के पास है, जैसा कि BBC के पास है, जैसे कि जो वर्ल्ड लेवल के जो चैनल हैं उनके यहाँ आप अपनी एजेंसी के ख़िलाफ़ कोई बात दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टू सर्वेलेंस में आता है। तो ये बुनियादी सी बातें हैं और इनको अगर मीडिया के लोग अपने गिरह में बांध लें। बिल्कुल, ये तो मीडिया की बहरहाल जिम्मा, इससे जो आप बयानिए की बात कर रहे थे, बयानिया ही इसी से बनता है, तो इसके लिए मीडिया का जो किरदार है वो सबसे अहम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मादरी ज़बानों का आज आलमी दिन है, तो आज लाहौर के अंदर 2 ज़बानों के 2 शहरों के दरमियान आज मैच हो रहे हैं, यानी कि लाहौर जहाँ पर पंजाबी ज़बान बोली जाती है और सराइकी बोलने वाले मुल्तान की जो टीम है वो भी लाहौर में आज मौजूद है और लाहौरी आज एक बहुत बड़ा मैच देखने वाले हैं। शाहिद आफरीदी, बहुत बड़े स्टार्स, वो भी मुल्तान से, और लाहौर की टीम जो लाहौर कलंदर, जो अपनी सरजमीन पर देखा जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत टीम गिनी जाती रही है, वो क्या परफॉर्म करेगी। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आगाह कीजिएगा, आज मैच से मुतल्लिक क्या तैयारियां हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, टीमें क्या कर रही हैं? जाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले कल कराची में शुरू हुए थे, आज भी कराची के अंदर कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच खेला जा रहा है। लाहौर के अंदर आज पहला मैच इवनिंग में हो रहा है, 7:30 बजे मैच का आगाज़ होगा। होम टीम है लाहौर कलंदर और साथ मुल्तान सुल्तान के साथ मुकाबला है। कराची का तो जोश खरोश आपने देख लिया, लाहौर में बड़ी तादाद में फैंस आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आपने कितने का टिकट खरीदा हुआ है? 500 का। और आए कहाँ से? हरीपुर हजारा से। कितनी दूर से? और स्पेशल मैच देखने मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अफरीदी की वजह से आए हैं, शायद अफरीदी की वजह से। लेकिन वो तो 22-25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब नए लड़कों को सपोर्ट करो। लेकिन हम आज भी उन्हें सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके छक्कों को हम बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, लाहौर कलंदर का कोई सपोर्टर है यहाँ पे? आप लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये शाहिद अफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लाहौर कलंदर को, क्रिस लेन आपके पास है, शाहिद अफरीदी आपके पास है, तो कौन ज्यादा छक्के मारे? क्रिस लेन आज मारेगा और फखर जमान, दोनों बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे और लाहौर को जितवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने की बड़ी वजह क्या है? वो तो अब क्योंकि जब कोई मुसलसल हार रहा हो तो लोग हट नहीं जाते। लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने की बेसिक वजह यह है कि मैं लाहौर से हूँ और लाहौर मेरे दिल में रहता है, तो मैं इसी वजह से लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूँ, जितना मर्जी हारे लेकिन मैं उसी को सपोर्ट। मुल्तान के सपोर्टर, शाहिद आफरीदी के सपोर्टर, लाहौर कलंदर के सपोर्टर, तमाम के तमाम इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम जाने की तैयारियां करी। 7:30 बजे आज मैच है, दूसरा मैच, लेकिन उससे पहले जो मैच चल रहा है उस पर आप नज़र रखिए। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।